मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वैश्विक महामारी इस कदर देश पर हावी हो चुकी है कि हमारे राजनेताओं को चुनावी रैलियों से फुर्सत नहीं है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम है, हर जगह लाशों के अंबार लगे हुए हैं। चाहे शमशान चले जाएं, चाहे कब्रिस्तान चले जाएं, हर जगह जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने लोगों की आखिरी अंतिम विदाई करने के लिए। यहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लाशों के ढेर को छुपाने के लिए टीन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोई आंकड़ा नहीं दे पा रही। तो वहीं अगर गुजरात सरकार की बात करें तो गुजरात सरकार के सरकारी आंकड़ों में आंकड़े कुछ हैं और जमीनी हकीकत पर लाशों के अंबार लगे हैं। और आज इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। और मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो ये वैश्विक महामारी पूरी तरीके से फैली हुई है, सरकार को चुनावी रैलियों से फुर्सत नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि पूरी दुनिया में एक वबा फैली है और हमारे मुल्क में उसका उसका जो असर है अब वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये दूसरी लहर यकीनी तौर पर बहुत जानलेवा है और सरकार चाहे मरकज की हो चाहे स्टेट की हो, अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है इसको हल करने में। अवाम को अपने इनिशिएटिव खुद लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एनडीएमए, वो उस पर तो मोदी जी उसके चेयरमैन है, सब कुछ वही कर रहे हैं, उन्हीं की इजाजत किससे होगा। ऐसे में एनजीओज अपने आप में हेल्पलेस महसूस कर रही हैं कि वो अगर कोई खिदमत करना भी चाहें तो कैसे खिदमत करें। जैसे हम लोग चाहते थे कि हम एक कोविड केयर सेंटर बनाएं, लेकिन जब तक हमको बाकायदा इजाजत ना हो सरकार की, हम वो नहीं बना सकते थे। और इससे भी बड़ी बात ये हो रही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑक्सीजन, मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन मैं खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑक्सीजन ये तो मिल नहीं रही है, यह ब्लैक मार्केट इतना जबरदस्त है कि आप उसको तस्वुर भी नहीं कर सकते। यानी एक सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है, 36,000 रुपए का लखनऊ में अवेलेबल है, दिल्ली में उसकी कीमत 12 से 20,000 रुपए तक है। तो ये तो मैं खुद देख रहा हूँ रोजाना, जो अब चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, बिल्कुल अपने करीब के जो लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके मुस्तकिल इंतकाल हो रहे हैं। रोजाना खबरें आ रही हैं, 2-2 3 दिन। जो हॉस्पिटल गया है बहुत कम कोई वापस आया है, वरना जनाजे ही आए हैं, जी चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान, जो आपने कहा। दूसरी एक अहम बात जो समझनी की है, जो अवाम से ज्यादा सरकार को समझनी चाहिए। हम लोग भारत में, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, यानी 137 करोड़ के करीब लोग यहाँ रहते हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। और चाइना अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वहां तकरीबन 150-152 करोड़ की आबादी है और हमारी 137 ही है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी एरिया के एतबार से है, जबकि हम एरिया के एतबार से 7th लार्जेस्ट मुल्क हैं और 2030 तक हम दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनने वाले हैं, जबकि एरिया हमारा 7th ही रहेगा। तो ऐसे में जो कंटेमिनेशन के जराए हैं, जो भीड़ है पर किलोमीटर, जो आबादी है, वो हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा है भारत की। तो ऐसे में इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस कितने ज्यादा हैं वो समझा जा सकता है। अब अगर 1% लोग भी पूरे मुल्क में सीरियस हो जाएं तो उनकी तादाद तकरीबन 14 लाख होगी। तो 14 लाख वेंटिलेटर हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। ये फैक्ट है आज की तारीख का, कि सरकार अगर 1% लोग भी इफेक्टेड हो गए तो वो 14 लाख को वेंटिलेटर बिल्कुल नहीं दे सकती। इसलिए हमको अपने इंतजाम खुद करने होंगे। सरकारी दावे, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, मैं अपने मेरे लखनऊ में जो मेरी ससुराल है, वहां पर एक आदमी का कोविड टेस्ट हुआ है, 6 आदमी घर में रहते हैं, एक पॉजिटिव है, बाकी 6 भी बुखार में और दस्तों में और उल्टी में पड़े हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, कोई बाकी का कोविड टेस्ट करने नहीं आया है। तो इससे अब स्टैटिस्टिक्स का अंदाजा कर लीजिए कि एक घर में 6 आदमी है, एक कोविड पॉजिटिव है, 6 के 6 कोविड पॉजिटिव है, मगर रिपोर्ट एक हो रहा है, 6 नहीं हो रहे। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर कहीं 10,000 पेशेंट को कोई सरकार बता रही है, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ 10,000 पेशेंट है, वो तकरीबन 10,000 नहीं है, वो 1 लाख के करीब होंगे, क्योंकि बाकी का तो टेस्ट ही नहीं हुआ है।
तो ये जो सूरत हाल है, इसमें सरकारें बुरे तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, खुसूसन मरकजी सरकार इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। जो खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट्स जो बोल रही हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, न टैबलेट, न इंजेक्शन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कैसे होगा? एक बड़ा सिलेंडर जो है वो 6-7 घंटे चलता है और छोटे जो सिलेंडर हैं वो 2-3 घंटे ही चलता है। ऐसे में एक पेशेंट को एक दिन में बड़े सिलेंडर की कम से कम एक पेशेंट को 2 से ज़ायद सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से आएंगे वो? तो ये जो मसाइल हैं, और सरकार एक गुडी-गुडी की सिचुएशन दिखा रही है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग एहतियात खुद से करें। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, और अब ये खबर लैंसेट ने दे दी है, लैंसेट जो मेडिकल का सबसे बड़ा जर्नल है दुनिया का, उसने कह दिया है कि ये एयरबॉर्न है। ये खाली ऐसा नहीं है कि खांसने और छींकने से फैल रहा है, बल्कि अब ये हवा में मौजूद है। इसका मतलब है कि आप अपने घर से कम बाहर निकलें, और जो लोग इफेक्टेड हो गए हैं वो जो भी घरेलू नुस्खे हैं, यानी स्टीम लें बहुत पाबंदी के साथ में, जोशांदे लें पाबंदी के साथ में, ग़िज़ा को अच्छा रखें और एक दूसरे से कांटेक्ट कम रखें। इसकी कोशिश घर के अंदर सब लोग खुद करें। दूसरा, जो ऑक्सीजन को रीजनरेट करने की एक्सरसाइजेज अभी बताई जा रही हैं, वो सजदे की सूरत में लेट के दोनों हाथ रख के हल्का हल्का खांसें, वो ऐसा करें तो खुद से जनरेशन होगा ऑक्सीजन का अंदर से। ये सारी तदबीरें करने की जरूरत है। एक बहुत ही जानलेवा वबा है, सब एहतियात करें, और रमजान का महीना है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। बहुत ही गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगे और इस मुसीबत से आफियत की दुआ मांगे। सरकारों पर भरोसा कम रखें। डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा, एक तो सरकार जितनी भी हैं वो यही दावा कर रही हैं कि वो विश्व गुरु बन रहे हैं। हम ऐसे कैसे विश्व गुरु बन रहे हैं जहां पेशेंट मर रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल की बेहतर सुविधाएं नहीं है, बेड हमारे पास नहीं है, और हम लगातार पूरे मुल्क भर में ये ढिंडोरा पीटने से भी बाज नहीं आते कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो ये किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है सरकार की, जो जनता को ही बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है? देखिए, फोटो फुरीश की सरकार है ये। एक मरतबा 13 दिन के लिए सरकार बनी थी, तब कहा गया था फोटो कॉपी की सरकार है ये फोटो कॉपी करवा रहे थे होम मिनिस्ट्री के सारी चीजें। अभी जो है ये सिर्फ फोटो खिंचवा के विश्व गुरु बनना चाहते हैं। किसने कहा था कि आप, हमारी 137 करोड़ की अगर आबादी है और हर आदमी को 2 बार इंजेक्शन लगना है, तो 274 करोड़ वैक्सीन की हमको जरूरत है। 274 करोड़ वैक्सीन की हमको जरूरत है, और अभी हमारे 1 करोड़ वैक्सीन पूरे नहीं हुए कि आपने दुनिया में बांटने शुरू कर दिए। कौन सी वाहवाही का लूटने के लिए आप अपने मुल्क के लोगों को मार रहे हैं और दूसरे मुल्कों में आप वैक्सीन को यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका था? ये कौन सी विश्व गुरु बनने की आपकी होड़ है कि आप ब्राजील को भी दे रहे हैं और यूएस को भी दे रहे हैं? सारे लोगों को आप वैक्सीन बांटे दे रहे हैं, और अपने मुल्क में वैक्सीन जिसको एक डोज मिल गई है उसको दूसरी डोज मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 4 से 6 हफ्ते के बाद वो दूसरी। और आप देखिए, जिनको फर्स्ट डोज मिली थी उसमें से अब तक सिर्फ 40% लोगों को सेकंड डोज मिल पाई है। तो जब वैक्सीन भी नहीं है पूरा सा अवेलेबल, और अभी भी आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मिलने में और उसको फैलने में 1 महीना तकरीबन लग जाएगा, तो ये जो होड़ है। और उसके बाद फिर आप रैलियों में, तो आज भी सारा दिन प्रधानमंत्री रैली में थे, लाखों की रैलियां आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरे केरल में, बिहार में, तमिलनाडु में लाखों की रैलियां ऑर्गेनाइज की। इलेक्शन कमीशन भी उसको लेके चुपचाप बैठा रहा। कल इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की है, लेकिन उस मीटिंग के बाद भी वो रैलियां जारी हैं। तो सब कुछ आई वॉश हो रहा है, दिखावा हो रहा है। कोविड से लड़ना सेकेंडरी है। कोविड के नाम पर 3 काम हो रहे हैं, यानी एक जो आपदा है, आपदा को अपॉर्चुनिटी में, वबा को मौके में बदलने का काम ये सरकार, महाजनों जैसे हरकतें करने वाली ये सरकार कर रही है कि ये पॉलिटिकल फायदा भी उससे लेना चाहते हैं, रिलीजियस फायदा भी लेना चाहते हैं, और इकोनॉमिक फायदा भी लेना चाहते हैं। यानी आप देखिए, रिलीजियसली कोविड का प्रोटोकॉल वहां नाफिज होता है जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां सबसे ज्यादा नाफिज होगा।
जहां पर इलेक्शन होना है वहां कोई कोविड का जो जाब्ता है वो नाफिज नहीं होता। ये पॉलिटिकल माइलेज है। उसके बाद आपने रिलीजियस माइलेज लेने के लिए आपने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा, शर्म नहीं आई? आज तक आपने माफी नहीं मांगी। आज कहां है तबलीगी जमात है? और जो आप कुंभ में इजाजत दिए हुए हैं, कुंभ में वो लोग लड़े अभी तक अड़े हुए हैं 27 तारीख के शाही स्नान के लिए, जिसमें करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे, उसे रोकने की आपके अंदर जुर्रत नहीं है। और आप तबलीगी जमात को रोजाना कहते थे 30% हुआ, रोज एक आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, तबलीगी जमात ने इतना फैलाया, दिल्ली सरकार देती थी इतना फैलाया। आज आप कुंभ के लोगों को कितना कहेंगे कि कुंभ ने कहां कितना फैलाया? कुंभ में जो बड़े अखाड़े वाले लोग थे, बदकिस्मती से उनमें से भी कुछ लोगों का इंतकाल कोविड की वजह से हुआ है। तो आप अब कहिए ना कि कुंभ की वजह से कितना सुपर स्प्रेड हो रहा है, उस पे आप, तो ये रिलीजियस फायदा और इकोनॉमिक फायदा ये है कि आप अपना बनाया हुआ वैक्सीन उठा के दूसरों मुल्कों में देके फॉरेन एक्सचेंज वसूल करना चाहते हैं। मजदूरों की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, किसानों की आप परवाह नहीं कर रहे हैं। आप लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाने की जब जरूरत है तो आप लॉकडाउन को अवॉइड कर रहे हैं, फिल्म सी लॉकडाउन लगा रहे हैं। 30% सिनेमा में जो है लोग जाने की इजाजत है। ये कौन सा, मतलब मेरी क्राइटेरिया समझ में नहीं आया। दिल्ली सरकार कह रही है 30 सिनेमा हॉल खुलेंगे 30% कैपेसिटी के साथ, मस्जिद बंद रहेगी, वहां पर सिर्फ 5 आदमी रहेंगे, शराब खाने खुले रहेंगे, मार्केट्स को कुछ 2 दिन के लिए बंद किया, वरना वो खुली रहेंगी, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, जो भीड़ के मकामात है वो खुले रहेंगे। हॉस्पिटल्स में जाके देख लीजिए कौन सा कोविड का प्रोटोकॉल किस हॉस्पिटल में अपनाया जा रहा है, कहां सोशल डिस्टेंसिंग है, कहां पर मास्क है, और रैलियों में। तो ये इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फायदा लेने की जो होड़ सरकार कर रही है, उस होड़ में एक्चुअली कोविड से लड़ने में ये सरकार नाकाम हुई है। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जैसे कि आपने कुंभ मेले का जिक्र करा है और मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, दीपक चौरसिया जैसे विद्वान पत्रकार भी सामने आए और ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि मतलब जो कट्टरपंथी हैं वो कुंभ मेले पर सवाल उठा रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को समझना चाहिए कि कुंभ के मेले में आस्था इनकी आस्था है और रमजान के लिए, नमाजों के लिए जिद्दें कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? क्योंकि जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं कुंभ मेले के बाद, 2178 कोरोना पॉजिटिव केस जो मेले में गए थे उन साधु संतों के आ रहे हैं। कई अखाड़ों के जितने भी दिग्गज थे उनका कोरोना से इंतकाल हो चुका है। तो क्या कोई राज्य सरकार आगे आएगी? क्या केंद्र सरकार जो है वो आगे आकर के ये कहेगी कि इन लोगों ने कोरोना फैलाया है और इन लोगों को अब जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगी। मैंने इसीलिए कहा कि ये कोरोना से लड़ने के नाम पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का पाप पाप किया सरकार ने। ये पापी सरकार है जिसने उन हजारों जो तबलीगी जमात के बेकसूर लोग थे उन पर झूठे इल्जामात लगाए, थूक के दे रहे हैं, और नर्सों पे थूक रहे हैं, नर्सों के सामने कपड़े उतार रहे हैं, और उनको ये लोग कीड़ों वाला खाना खिला रहे थे उस वक्त। जो जो आपने भी कई वीडियोस दिखाई थी कि उसमें कीड़ों भरा खाना। तो ये सरकार जो उस वक्त झूठ बोल रही थी, सरासर बोहतान लगा रही थी और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीक और नफरत पैदा करने का काम कर रही थी, तो ये पाप था। और इस पाप के लिए सरकार ने आज तक माफी नहीं मांगी। और मैं कहता हूं, अल्लाह ना करे इस देश में किसी को भी कोई नुकसान हो। हम तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे भाई है, हमारी जान से ज्यादा अजीज हैं सबके सब। किसी को जरा सी भी कोई चोट पहुंचे, लेकिन ये सरकारी लोग जो हैं, ये इनका पाप था जो सारा देश भुगत रहा है। मैं कहता हूं कि उन तबलीगियों के जो महीने, 2 महीने, 3 महीने जेलों में रहे, सड़ा हुआ खाना जिन्हें खिलाया गया, कीड़े चलता हुआ खाना जिन्हें खिलाया गया, उन और जो बीमार थे, जो ब्लड प्रेशर के और शुगर के पेशेंट थे, उनको वक्त पे खाना नहीं मिला, दवा नहीं मिली, वहां जेल से ज्यादा बदतर हालत में उनको रखा गया। क्या उनके दिल से कोई बद्दुआ नहीं निकली होगी? ये उन बद्दुआओं का नतीजा ये दूसरी लहर जो इतनी शिद्दत के साथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि मरकजी सरकार को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको हाथ जोड़ के तबलीगी जमात वालों से आज पहले अपने सच्चे मन से माफी मांगनी चाहिए कि आपने झूठ बोला था और झूठ बोल के आपने कोरोना को तो नजरअंदाज किया और उस चक्कर में आपने हिंदू मुस्लिम नफरत फैला के वोट की राजनीति करने की कोशिश, नापाक कोशिश की थी। और आज वही काम उससे ज्यादा भयानक तरीके से कुंभ के मेले में हो रहा है और उसे रोकने में आप नाकाम हैं। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए जो इतने बड़ा जुर्म करे कि एक मजहब के तबके के ऊपर आप इल्जाम लगाएं और दूसरे मजहब के लोगों को कोरोना फैलाने की पूरी इजाजत दें। आप देखिए हरिद्वार में भी बढ़ गया, जो जहां उत्तरांचल में जी सबसे कम था, उत्तरांचल में सबसे कम था कोविड, आज पूरा उत्तरांचल शिकार है उसका। कहां से? अभी ये कोई एक जगह के लोग तो है नहीं जो कुंभ के मेले में है, ये सारे देश में फैलेंगे। कम से कम पूरे नॉर्थ इंडिया में कुंभ से जो लोग वापस जाएंगे, क्या वो सुपर स्प्रेडर नहीं बनेंगे? क्यों वहां पर आप कोई सख्ती नहीं कर रहे, कोई रोकथाम नहीं कर रहे? आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, और मैंने कहा कि कितने वेंटिलेटर आप दे सकते हैं? ऑक्सीजन ऑलरेडी ब्लैक मार्केट में चली गई, रेडिसिविर रेडिविसिर भी चली गई ब्लैक मार्केट में, लाइफ सेविंग ड्रग्स चली, और रेडिसिविर तो वैसे भी लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, लेकिन उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसे में जब सरकार आइंदा दिनों में बिल्कुल ही असफल दिखाई देगी, सरकार आपको कहीं बोलती हुई भी दिखाई नहीं देगी, मैं आपसे बता रहा हूं। इसलिए हम सब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है, खुद एहतियात करने की जरूरत है। हल्दी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है। दूध में हल्दी डाल के पीते रहिए, स्टीम लेते रहिए, गार्गिल्स करते रहिए, बुखार हो तो क्रोसिन खाते रहिए, घर में रहिए, दूसरे लोगों की भी हिफाजत का ख्याल रखिए, कुछ दिनों अपने ऊपर जब्र कीजिए, हुकूमत से तवक्को कम रखिए, अपनी एहतियातें ज्यादा कीजिए। मैं हुकूमत से फिर ये कहना चाहता हूं कि एनजीओज को कोविड केयर सेंटर बनाने की इजाजत दे। कुछ लोगों के पास जो 5-5, 10-10 बेड हमारे पास कहीं अवेलेबल हैं, हम उन पर चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर वहां लगा के जो नॉन वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं, कम से कम उनको एक तसल्ली दे, उनको नर्सिंग केयर दे सके, उनको एक्सपर्ट ओपिनियन वहां दे सके, 1 दिन 2 दिन रख के उनको एक बेहतर हालत में करके घर पहुंचा सके। इतना काम एनजीओ जरूर कर सकती हैं, लेकिन इस एनडीएमए के चक्कर में हम वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं।